नमस्कार दोस्तों, जो भी लोग बोर्ड एग्जाम पास करते हैं उनका एक सपना होता है कि हम यूपीएससी क्रैक करें, बीपीएससी क्रैक करें, लेकिन एक सही दिशा पता नहीं होता है कि हमको पढ़ना कैसे है, शुरुआत कैसे करना है। अगर अधिकारी बनना है तो शुरुआत में क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो कैसे लगाना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, एक पूरा अधिकारी बनने के लिए आपको करना क्या होता है, यही इसी पर आधारित पूरा वीडियो होगा। और अभी हमारे साथ 68वीं बीपीएससी की स्टेट पूरे बिहार में थर्ड रैंक होल्डर हमारे साथ प्रेरणा सिंह है। पूरे बिहार में इनका थर्ड रैंक है, तो इनसे अच्छा स्ट्रेटजी हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट भी हो चुका है इनका और काफी अच्छा से पढ़ाई भी की है। जानते हैं इन्हीं से कि कैसे पढ़ाई की, क्या कुछ इनका योगदान रहा, किनका सहयोग था। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जो भी लोग पढ़ाई करते हैं सबका सपना होता है अधिकारी बनना। अभी तो आप अधिकारी बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा है, मतलब। अच्छा जी एकदम। एक बेरोजगार लड़की से डायरेक्ट अधिकारी। जी बिल्कुल, एकदम जो बेरोजगारी का टैग लगा हुआ था कितने साल से, अभी वो फाइनली हट गया है। हाँ। जी। शुरुआत में अगर कोई छात्र तैयारी करने जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि हमको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, शुरुआत में कौन सी किताबें उठानी है, तैयारी शुरू में कैसे करना है। जी। जब मैंने शुरू किया था तो मतलब मुझे भी वैसे कुछ क्लियरली पता नहीं था कि मतलब तैयारी करना कैसे है या स्टार्ट कैसे करना है। तो फिर मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले निकाला। जैसे अच्छा। यूपीएससी की तैयारी थी तो मैं सारे प्रीलिम्स के, मेंस के पीवाईक्यूज निकाले। आप यूपीएससी की तैयारी करती थी पहले? जी, मैंने यूपीएससी ही दिया था पहले। अच्छा। तो जैसे या फिर बीपीएससी ही ले लीजिए, मतलब स्ट्रेटजी सेम ही है। तो पहले पीवाईक्यूज लेकर उसको फिर मैंने ध्यान से देखा कि इसका क्वेश्चन आखिर पूछ कहाँ से रहे हैं, इनका की एरियाज क्या है। फिर उसके बाद मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। फिर उसके बाद जो हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो मैंने इकट्ठा किए। तो फिर उसको और इन तीनों को मैंने बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया, मतलब प्रीवियस ईयर और जो स्टैंडर्ड बुक्स और सिलेबस, इन तीन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद फिर मैंने अपना एक स्ट्रेटजी बनाकर अपना एक सिलेबस बनाकर तैयार किया। और फिर मैंने एकदम स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग मैं उससे चलती गई। तमाम चीजों को देखने के बाद अपना स्ट्रेटजी खुद सेट किया आपने? जी बिल्कुल, मैंने मतलब खुद के लिए सेट कर लिया था कि बस इतना ही पढ़ना है। अगर होना होगा तो इतने ही से होगा और नहीं होना होगा तो कितना भी पढ़ लो नहीं ही होगा। अच्छा जी, ये माइंडसेट बन चुका था? ये मेरा बन चुका था कि भाई अगर आना होगा क्वेश्चंस तो इतने में से ही अच्छे खासे निकल जाएंगे, ताकि आप मतलब क्वालिफाई कर लीजिए। और अगर नहीं क्लियर होना हो तो फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए, वो नहीं क्लियर होगा। शुरुआत में जब छात्र तैयारी करने जाता है तो काफी कोचिंग क्लासेज की दौड़ लगाते हैं। शुरुआत में ज्वाइन करते हैं, फिर वहां समझ में नहीं आता है तो दूसरा उनको लगता है कि 4-6 महीना इसी में निकाल देते हैं कि कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, कौन सा बेस्ट है। आपने कोचिंग क्लासेज का सहारा लिया कि नहीं? मैंने कोचिंग क्लासेस का सहारा पढ़ने के लिए नहीं लिया था, बट हाँ मॉक्स वगैरह मैंने दिया है। मैंने बहुत सारे कोचिंग्स में जैसे इंटरव्यू के मॉक्स दिए हैं। बहुत सारे कोचिंग्स में मैंने मेंस के टेस्ट सीरीज लिखे हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है। तो हाँ, ये चीज में कोचिंग्स के लिए मैंने हेल्प लिया था। पढ़ने के लिए सच मैंने कोचिंग नहीं लिया है कभी। मतलब मॉक और टेस्ट सीरीज के लिए आपने कोचिंग का सहारा लिया, लेकिन फाउंडेशन या स्टडी जो था आपका सेल्फ स्टडी था? जी, वो मेरा यूपीएससी का जो जैसे लॉकडाउन के टाइम मैंने तैयार किया था, तो वो मेरे खुद के जो यूपीएससी वाले नोट्स थे उसी को मैंने बीपीएससी में चलाया है। तो पढ़ने के लिए नहीं लिया था। हाँ, मॉक्स मैंने दिए हैं बहुत सारे कोचिंग्स में। यहाँ तो रेलवे ग्रुप डी वालों को समझ में नहीं आता है कि हमको पढ़ना कैसे है, अब अपना स्ट्रेटजी सेट कैसे करना है। एक यूपीएससी और बीपीएससी का स्ट्रेटजी सेट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं कि इनका देख लिए या इन सब लोगों से या टॉपर्स का इंटरव्यू देख रहे हैं, तो कैसे बनाई कैसे थी? देखिए, जब मैं आई थी इसमें नए-नए, तो ज़ाहिर-सी बात है सबकी तरह मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, बहुत ध्यान से सुना। और एक चीज़ बहुत कॉमन हर टॉपर सारे यूपीएससी टॉपर्स के वीडियो में आप एक चीज़ बहुत कॉमन सुनेंगे, वो होगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर और स्टैंडर्ड बुक्स। ये आप किसी भी साल के टॉपर का उठा लीजिए या किसी भी एग्जाम का, ये एकदम फिक्स्ड चीज है। ये 3 कीवर्ड्स को मैंने निकाला, इस चीज को ही मैंने इम्प्लीमेंट किया है। और वही चीज को मैंने रिफाइन करके एक छोटा सा सिलेबस बना लिया। और मुझे बस इतना था कि अगर आना होगा तो इसमें से मेरे कट ऑफ क्लियर होने लायक मार्क्स आ जाएंगे, और नहीं आना होगा तो फिर कुछ भी पढ़ लो, नहीं क्लियर होगा। बिल्कुल। आपने एक बात जिक्र किया स्टैंडर्ड बुक्स की। छात्र काफी परेशान रहते हैं कि किस किताबों को पढ़ना है और किन को इग्नोर करना है। वो मानक पुस्तकें कौन सी थी जो आपने फॉलो की? पहले तो मैंने जैसे एनसीईआरटी जो लोग कहते हैं, तो मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था। अच्छा। पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत को, मुझे लगता है कम से कम भी 100 बार से ज्यादा ही पढ़ा होगा, लेकिन मैंने एम लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ा है। स्पेक्ट्रम भी मैंने
लगभग 3 सालों में 100 बार पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, 100 बार पढ़ चुके हैं स्पेक्ट्रम। बुक को मैंने गिना नहीं है, मैं ये अंदाजा से कह सकती हूँ कि मैंने उस बुक को बहुत बार खोला है। अच्छा, पीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3 जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने भी ठाना है बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों। अगर बुक को लाकर अभी दिखाऊंगा, इसके सारे पेजेस बाहर है। तो ये बस मतलब मेरा अंदाजा है कि बहुत बार मैंने उस बुक को खोला है, मतलब मुझे याद भी नहीं कितने बार खोला होगा 3 साल में। तो ये एवरेज मैंने मतलब बताना, तो ये सब वो है, मतलब बेसिक बुक से इतना तो पढ़ना ही होता है हर एस्पिरेंट को। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो कोई भी छात्र जिसका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, या सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग क्लासेस करे, जिसका भी हो रहा है, टेस्ट सीरीज के तरफ कुछ ज्यादा ही दौड़ इस समय है। कोई भी छात्र सोच रहा है कि टेस्ट सीरीज अप्लाई करे, खुद को आके कि कितना अंक आ रहा है नहीं आ रहा है। आपने टेस्ट सीरीज कब से अप्लाई करना चालू किया? पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया कि बस मुझे पता होना चाहिए भाई बीपीएससी में इतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसको एक बार मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने टेस्ट सीरीज लगाना मैंने स्टार्ट किया। तो टेस्ट सीरीज में लगाती थी वही एग्जाम से, मतलब समझ जाइए 1.5 महीने पहले से मैं टेस्ट सीरीज लगाना चालू करती थी। उससे ये पता चलता था कि भाई अभी तक जितना पढ़ा है वो कितने पानी में है, या वो कितने काम का है, मतलब अच्छा। जो पढ़ा वो किसी काम का भी है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं पहला मॉक लगाती थी, तो प्रीलिम्स का बता रही हूँ, जो पहला मॉक लगाया तो मुझे जैसे 60 नंबर आते थे, 150 में 60 अच्छा। नंबर। तो फिर वो 60 नंबर में जितने नंबर नेगेटिव गए तो उस पर मैं काम करती थी कि ये कहाँ कटा, मतलब वो जो मेरा वीक एरियाज क्या है, फिर वीक एरियाज पे काम। फिर धीरे धीरे 60 से 62 65 करते करते फिर मुझे याद है मैंने 40 के लगभग मॉक्स लगाए हैं, और फाइनल मॉक में मुझे 98 तक के स्कोर आ रहे थे। अच्छा, तो 60 से 98 वो 40 यहाँ तो मॉक्स। छात्रों का अगर 80 आ रहा है तो 80 से 85 पहुंचने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि उनका एक माइंडसेट सेट होता है, और जब भी टेस्ट अप्लाई करते हैं 2-4 नंबर का ही इजाफा हो पाता है, अधिकतर हो नहीं पाता है। तो स्कोर बढ़ाने के लिए करना क्या होता है? आपने जो प्रीवियस मान लीजिए आपने टेस्ट लगाया, उसमें आपने क्या गलत किया उसको आप केयरफुली देखिए, उस चीज को जाकर पढ़िए। यानी वो चीज आपको नहीं आता था ना, अब जो चीज सही हो चुका है चलो वो मुझे आता है तो उस पर मैं उतना ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन अगर मान लो मेरा करंट अफेयर गलत हो रहा है, तो मैं उसको मेरे पास एक नोटबुक थी, मेरे जितने सवाल गलत होते थे वो सारे टॉपिक्स को मैं लिख लिया करती थी, और उसी टॉपिक्स को फिर मैं जाकर पढ़ती थी। तो इससे ये होता था बहुत बल्क पोर्शन मेरा खत्म होते जाता था। तो इससे ये होता था कि धीरे धीरे करके स्कोर मेरा इंक्रीज होता गया। मैं बहुत कंसिस्टेंट थी अपने काम में, मैंने कोई भी कोताही नहीं की है, और मेरा एकदम एम था कि अपने स्कोर को इंक्रीज करना है। 60 से मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट वगैरह होगा या पुराने पेपर्स होंगे ही, पहले मौके में मुझे वही 60-62 ऐसे आ रहे थे, और आखिरी जब एग्जाम से कुछ वक्त पहले का जब मैंने मॉक लगाया तो मुझे 98 के लगभग स्कोर आ रहे थे। अच्छा जी। काफी छात्रों को एक और होता है कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे होता है कि पीटी तक तो ऑब्जेक्टिव है, बीपीएससी पीटी ऑब्जेक्टिव है, बिहार के अदर एग्जाम्स लगभग टोटली ऑब्जेक्टिव पर ही आधारित है, बीपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो पीटी तक दरोगा हो या सिपाही हो या बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, पीटी का काफी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करते हैं बिहार के स्टूडेंट्स। आपने पीटी तक का तैयारी कैसे किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर? पीटी देखिए ऐसा है कि क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो अब पहले जैसा वन लाइनर नहीं है, तो उसके लिए आपको होलिस्टिकली पढ़ना होगा। जैसे मेंस की तैयारी करते हैं वैसे पीटी की तैयारी करिए। फर्क इतना है कि मेंस में मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मेंस में लिखने को दे देंगे वो लोग, और वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पीटी में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में वो लोग स्टेटमेंट्स बनाकर दे देंगे, सही स्टेटमेंट खोजना। तो मतलब एक ही तरीके से मैंने पढ़ा, ये नहीं कि पीटी अलग मेन अलग, एक ही बार में मैंने पढ़ा था। अच्छा। तो वो दोनों में काम आ गया, इधर ऑब्जेक्टिव में काम आया और उधर सब्जेक्टिव में काम आया। अच्छा, काफी छात्र ऐसे भी होते हैं कि पीटी हर एग्जाम्स का क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग में फंस जाते हैं और मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। मेंस के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी? मैंने 68 और 69 दोनों ही क्लियर किया है, मतलब पीटी, और मैंने 69 का भी मेंस लिखा है। तो मेरा एक ही अप्रोच रहा है दोनों ही एग्जाम में, कि एक ही बार होलिस्टिक पढ़ाई करना है। मतलब अच्छा। जैसे अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट आपको मेंस में लिखने को भी दे देंगे, और वही प्रेसिडेंट वो लोग आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिए ही थे 69 के प्रीलिम्स में, आप देख सकते हैं। तो आप एक ही बार पढ़िए उसी टॉपिक को,
वही एक टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पीटी में दिखेगा, वही सब्जेक्टिव के तौर पे आपको मेंस में दिखेगा। यही मेरा अप्रोच था। मतलब आपने शुरुआत से ऐसा पढ़ाई किया कि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, दोनों मेरा क्लियर हो जाए। अच्छा, ऐसे राइटिंग को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? ऐसे मैंने लिखा था पहले, बट मेरा थोड़ा सा टच चला गया था। तो ऐसे के जब मुझे 68 के लिए लिखना था, तो मैंने सारे यूपीएससी टॉपर्स के कॉपी डाउनलोड किए थे, प्रीवियस ईयर जितने टॉपर्स हैं। हाँ, बहुत जितने भी हमारी जो टॉपर्स थी, सबके टॉपर्स के कॉपी मैंने डाउनलोड किए। उन्हीं के कॉपीज को मैं ध्यान से पढ़ा करती थी। अच्छा। सबके टॉपर्स के कॉपी को, और एक चीज बहुत केयरफुली एनालाइज करती थी कि ऐसा क्या है कि ये लोग टॉपर हो गए। तो देखती थी कि कैसे, मतलब ये लोग कितना ब्रॉड डायमेंशन कवर करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, नेशनल। फिर वो कैसे कोट से शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ डेटा डालते हैं, पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं। तो उनके नोटबुक्स को बहुत बैठ के एकदम बोलते हैं ना, मतलब अच्छे से उनके नोटबुक्स का विश्लेषण करने के बाद, और उससे जो मेरा कंक्लूजन निकला, वो मैंने अपने एग्जाम में उसको कॉपी किया। बिल्कुल। अच्छा, इंटरव्यू को लेकर काफी घबराहट होती है जब पीटी हो जाता है, मेंस हो जाता है, और जब पता चलता है कि इस डेट को मेरा इंटरव्यू है, धड़कनें काफी तेज होती हैं, क्योंकि लास्ट जो है पड़ाव वही होता है कि इंटरव्यू अगर हो गया तो हो सकता है जॉब मेरा हो जाए। इंटरव्यू को कैसे क्लियर किया आपने? जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, इंटरव्यू कॉल आया था, तब मतलब मेरे खुद का लाइफ का ये पहला इंटरव्यू था। तो मुझे पूरे लाइफ का पहला इंटरव्यू बीपीएससी 68? नहीं, सब हर एग्जाम का ले लीजिए, ये पहला ही इंटरव्यू था। अच्छा। तो आज से पहले मैं पहले कभी इंटरव्यू में नहीं बैठी थी? आज से पहले मैं कभी पास ही नहीं हुई थी, तो कैसे अच्छा। फेल ही होते आ रही हूँ। ये पहली बार पास ही हुआ है। कितने फेलियर के बाद ये रिजल्ट हुआ? तो मुझे याद भी नहीं कितने, मतलब मुझे याद है, मैं आई थी यूपीएससी के लिए, 2 बार यूपीएससी फेल हुआ। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस गिरता गया, तो फिर मैंने एसएससी वगैरह सब बहुत सारे एग्जाम दिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सब में फेल होती गई। तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि मतलब पास हुआ जाए। तो कितना एग्जाम दी होंगी? लगभग 10 प्लस? याद ही नहीं है, बोल तो रहे जितना भी दिए सब फेल हुए। तो ये मेरा लाइफ का खुद का पहला इंटरव्यू है, तो मुझे तो पता ही नहीं था। फिर जब क्लियर हुआ, तो जब मैं गई, पहली बार मैं जब किसी मॉक में गई थी देने के लिए, तो मुझे याद है मेरा जो हाथ है वो ऐसे ऐसे कांप रहा था। अच्छा। तो जो बोर्ड मेंबर बैठे थे मॉक में, वो बोल रहे थे कि आप इतना नर्वस क्यों हैं, आप इतना कांप क्यों रही हैं। तो मतलब वही है कि वहां से शुरू हुआ था ये सब सारा जर्नी, कांपने से, हाथ वाथ कांपने, बॉडी एकदम। फिर वो गया सीधा फाइनल इंटरव्यू, जो कि बहुत अच्छा गया। अच्छा। तो वो भी मैं ये नहीं कहूंगी, इंटरव्यू के लिए भी मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं। अच्छा। हाँ। इंटरव्यू देने के बाद एक जो टाइम होता है रिजल्ट में और इंटरव्यू के बाद जो गैप होता है, लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, काफी प्रेशराइज रहता है आदमी, भगवान करे हो जाए। उस टाइम में क्या करती थी आप? मेरा इंटरव्यू 12 जनवरी को था और रिजल्ट ये 15 को आया, तो वही 3 दिन का लगभग गैप रहा है। तो मेरे को बस ये लग रहा था कि बस क्लियर हो जाए। अगर मुझे लग रहा था भाई आखिरी रैंक भी आ जाए मेरे लिए बहुत है। अच्छा। मुझे बस एक नौकरी चाहिए। लेकिन रैंक अच्छा आ गया। तो मुझे अब फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अगर डबल डिजिट रैंक आ गया तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। मैं मतलब कि भाई डबल डिजिट रैंक आ गया। फिर जब पीडीएफ आया तो देखा रैंक 3, तो फिर थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि ये मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। पोस्ट कौन सा मिला है? डीएसपी। डीएसपी जी। तो मतलब बिहार में डीएसपी बन गई हैं। जी जी। हाइट भी अच्छी खासी है। जी। अच्छा, काफी लोग इस समय ऑनलाइन स्टडी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे कि काफी लोग सोच रहे हैं कि भीड़ में क्या ही जाना, भीड़ से दूर होकर ऑनलाइन मोड में ज्यादा जाना चाह रहे हैं। आपने यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया है? यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया था मैंने, जैसे टॉपर्स की इंटरव्यू सुनना, स्ट्रैटेजी वगैरह मुझे कहाँ से पता चलता, यूट्यूब से ही टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह सुनना, फिर मोटिवेशनल वीडियोस सुनना, या फिर मान लीजिए कोई न्यूज है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका शॉर्ट वीडियो वगैरह देख लेना, बस इतना ही यूज किया मैंने उसको। अच्छा, काफी लोग करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब यूज करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ ज्यादा ही अच्छा से पूरा ग्राफिक्स के साथ समझाया जाता है। तो आपने करंट अफेयर्स सब चीजों के लिए? मैंने करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू पढ़ा है। अच्छा। पूरे 1 साल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। उसको सप्लीमेंट किया है मैंने विजन 365 से। मैं मंथली मैगजीन जो आता है उससे मैंने उसको सप्लीमेंट किया है। और मैं वीडियो वगैरह नहीं देखती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। अगर सेल्फ स्टडी और द हिंदू वगैरह और जो पत्रिकाएं आती हैं, इन सब चीजों को फॉलो कर लिया जाए तो डीएसपी बन सकता है आदमी। ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, विजन आईएएस से उसको सप्लीमेंट कीजिए। ये इतना स्टैंडर्ड तरीका है, आपको कोई भी यूपीएससी टॉपर भी आपको यही बोलेगा। और यही रास्ता ही है, इसी पे चलना ही होता है कि अगर मतलब आपको अच्छा रैंक चाहिए तो ये सब किसी को भी करना होता है।
यहाँ आने से पहले ऐसा हम सुन रहे थे कि आप खान सर की स्टूडेंट रही हैं। मैंने उनके यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया है। खान सर के यहाँ? जी, और अगर ऐसे देखा जाए तो खान सर पूरे बिहार के ही टीचर है, तो वो हर स्टूडेंट के लिए वो एक टीचर ही है। अच्छा। बट ऐसे अगर बोला जाए कि कोई क्लासरूम प्रोग्राम, तो मैंने कोई कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं लिया, मैंने किसी के अंडर नहीं पढ़ाई मैंने की है। हाँ, मॉक इंटरव्यू मैंने उनके यहाँ दिया था। खान सर के वीडियोस देखती थी? वो तो पूरा बिहार ही देखता है, वो तो अब वो इतना बड़े सेलिब्रिटी है, कौन नहीं देखता। मॉक का जो एक्सपीरियंस था कैसा था? खान सर का कुछ अच्छा था? हाँ, उनके जो पैनल है वो बहुत सारे एक्स बीपीएससी मेंबर्स थे। अच्छा। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक उनका मुझे पैनल लगा, क्योंकि सब एक्सपीरियंस्ड और सब बीपीएससी के मेंबर्स बैठे थे, खान सर खुद बैठे थे, तो पैनल मुझे वाइज उनका बहुत अच्छा लगा। अच्छा। घर से जब रिजल्ट नहीं हो रहा था, जैसा कि आप बता रही थी काफी बार फेल हुई, तो प्रेशर नहीं आता था कि शादी कर देते हैं, अब तैयारी छोड़ दो? मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है। उन लोगों ने कभी आज तक मुझसे पूछा ही नहीं है कि तुमको ये क्यों बनना है या वो क्यों बनना है। हम तीनों भाई बहन से किसी से उन्होंने नहीं पूछा है। अच्छा। पूरी आजादी है, तुमको जो करना है, जितने अटेम्प्ट में निकालना है निकालो, शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, जिससे करना है करो। मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। उन लड़कियों को क्या बोलेंगी जिनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा? ये देखिए, ऐसा है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे दिमाग में एक मतलब दिमाग आपको बता रहा है कि देखो तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा, वो आपका दिमाग ही है जो आपको बता रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। और वो आपका दिमाग ही है जो आपको एक दिन बोलेगा कि हाँ तुमसे हो पाएगा। तो वो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई भी जिसको लग रहा है नहीं हो पाएगा तो वो कोई अनोखा है, नहीं। हम लोग सबको हर दूसरे दिन लगता था नहीं हो पाएगा, क्या कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद है, दोस्त वहां यूरोप में टूर कर रहा है। अच्छा। हम क्या कर रहे इतने छोटे से कमरे में बैठ के, हमसे नहीं हो पाएगा। तो हर दूसरे दिन ऐसे लगता है। लेकिन फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उस थॉट को आप दबाइए, वापस से काम पर लगिए, हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ प्रेरणा सिंह थी और पूरे स्टेट में 3rd रैंक है इनका और काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है। इन्होंने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है। इन्होंने इनका साफ तौर पे कहना है कि हमने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, हमको यूट्यूब पे जिनका भी लगा कि ये स्ट्रेटेजी ठीक है, हमने सबको देखकर एक स्ट्रेटेजी खुद का तैयार किया और खुद से पढ़ाई करने लगी। उसी स्ट्रेटेजी पर इन्होंने काम किया और पढ़ाई को इस तरह से की कि कोई अगर टॉपिक पढ़ रही हैं तो उस टॉपिक से चाहे आप ऑब्जेक्टिव पूछिए या सब्जेक्टिव पूछिए, उस टॉपिक से कुछ भी छूट नहीं सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।